दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो बीपीएससी के टीआरई 1, 2 और 3 और उसके री एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सभी के सभी जो है वो बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है दोस्तों, और ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। और वीडियो देखने के बाद आपके कितने सवाल जो हैं वो सही हो रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो हम जो है इसमें जो है वो ज्योग्राफी के 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर जो है वो घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक से जो है वो सारे के सारे बीपीएससी के द्वारा जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को हमने जो है वो करवाया हुआ है। और लगातार हमारी क्लासेज जो हैं वो चल रही हैं। आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप जो है वो चेक कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जो है वो सारी क्लासेज आप सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इन सभी क्लासेज में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ईवीएस और साइंस जैसी क्लासेज जो है वो आपको मिल जाएंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको जो है डेली क्लास की पीडीएफ, एनसीईआरटी, एससीईआरटी की ई बुक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिलते रहते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाया करे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हो रहे हैं। हमारा सेशन का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक जो है सिंचाई पद्धति नहीं है। कौन सी जो है पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, कहने का मतलब ये है कि कौन सी जो है वो काफ़ी दिन से इस्तेमाल नहीं हो रही है और जो है आधुनिक सिंचाई पद्धति है, ठीक है। तो देखिए खंदक प्रणाली जो है ये हमारा प्राचीन है और पारंपरिक है, और चेन पंप सिस्टम जो है ये भी हमारा पारंपरिक है। लेकिन जो हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा आधुनिक सिंचाई पद्धति है और वैज्ञानिक मेथड है। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल आपसे 14/12/2023 को पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया है। सिंचाई की मुख्य पारंपरिक एवं आधुनिक विधियां निम्नवत हैं। पारंपरिक सिंचाई में कौन कौन सी विधियां आती हैं? खंदक प्रणाली, चैन पंप, ढेगली, रहट तथा मोट प्रणाली। और आधुनिक में क्या आता है? तो ड्रिप सिंचाई और जो है छिड़काव सिंचाई प्रणाली, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि ड्रिप सिंचाई जो है वो पारंपरिक नहीं है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है या किस राज्य में स्थित है। आपसे बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल पूछा गया है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये बिहार नहीं है दोस्तों, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है इनकी संयुक्त परियोजना है। तो इसीलिए हमारा जो है वो बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो है संयुक्त परियोजना है। दामोदर नदी घाटी की परियोजना के तहत 1948 में जो है दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। हमारा अगला सवाल है कि गंगा के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली गंगा में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? कोसी, गंडक या सोन? आप सभी को बताना है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सोन हो जाएगा, ठीक है। सोन नदी जो है वो गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन नदी है। कितने किलोमीटर की है? तो 780 किलोमीटर इसका क्षेत्र है। और गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। यमुना जो है 1376 किलोमीटर लंबी गंगा की नदी है, जो दाहिने ओर से मिलने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का जो है वो निर्माण करती हैं, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1954 में किन दो देशों के बीच जो है वो कोसी सिंचाई परियोजना या जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो कोसी जो है वो सबसे पहले नेपाल से बहकर भारत में आती है, बिहार में। तो इसीलिए जो है ये समझौता जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो भारतवर्ष और नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ये जो है समझौता जो है कब हुआ था, या कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में हुआ था। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना 1954 में जो है वो भारतवर्ष और नेपाल के द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी, और यह इनकी एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया है।
कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास से भारत में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तर भाग में प्रवाहित होती हुई कुर्सेला लिखा है, यह कुर्सेला होगा, याद रखिएगा। कटिहार के कुर्सेला के पास जो है गंगा नदी में जो है वो मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाद लाती है, और जब गाद जो है वो नदी की तलहटी में जमा हो जाता है तो फिर ये अपना रास्ता बदलकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लाने का काम करती है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है वो ही महानदी पर है। ठीक है, महानदी पर कौन सा बांध है आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध या दुधवा बांध या धुमरापादर बांध। तो आप सभी को बताना है कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है, और इसके अलावा जो है वो दुधवा बांध भी जो है वो महानदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा जो है वो डी विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, हीराकुंड बांध और दुधवा बांध जो है ये दोनों हमारा किस पे देखने को मिलता है? महानदी पर देखने को मिलता है। और बीपीएससी स्कूल टीचर जो 2023 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, हीराकुंड बांध और दुधवा बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, और महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है। इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, ये भी बात याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल जो है खनिज और ऊर्जा से संबंधित है। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ठीक है, कौन सा ऊर्जा का जो है पारंपरिक स्रोत नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस या पवन ऊर्जा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से जो है वो कौन सा जो है वो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा जो हो जाएगा वो हमारा जो है वो पारंपरिक या कन्वेंशनल जो है सोर्स नहीं है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर TRE 2 में आपका सवाल पूछा गया था। ठीक है, कब? तो 7/12/2023 को। पवन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं, और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। और गैर परंपरागत स्रोत जो है जो नवीकरणीय हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये सभी जो हैं वो गैर परंपरागत स्रोत हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि मोनोजाइट रेत जो है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट जो रेत है इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें जो आपका पाया जाता है वो थोरियम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? तो थोरियम पाया जाता है, ये केरल में पाया जाता है, याद रखिएगा, थोरियम। ठीक है, तो हमारा जो है सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी स्कूल टीचर TRE 2 में ये सवाल 18/12/2023 को जो है वो पूछा गया था। तो मोनोजाइट रेत जो है वो केरल में मिलती है, और केरल में जो है इसमें जो है थोरियम देखने को मिलता है। देखिए, मोनोजाइट रेत में जो है थोरियम खनिज पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट रेत मुख्य रूप से केरल के तट पर पाया जाता है। थोरियम का रासायनिक प्रतीक TH होता है, और परमाणु क्रमांक जो होता है 90 होता है। हमारा अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कोटा और नामरूप और ओबरा और परीक्षा। ठीक है, तो देखिए कोटा आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये आप सभी को पता होगा, राजस्थान में कोटा तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके बाद अगर नामरूप की बात की जाए तो ये हमारा असम में हो जाएगा। ठीक है, असम में हो जाएगा, असम में। तो सबसे पूर्व में हमारा क्या आ जाएगा? सबसे पूर्व में हमारा कौन आएगा? तो असम आ जाएगा। ठीक है, नामरूप। तो सबसे आगे हमारा कौन सा आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2। अब देखते हैं 2 कौन से में है। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा, देखिए 2 जो है आपको B और C में देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं, पहला तो हमारा 2 हो गया, उसके बाद आपका क्या आएगा? तो उसके बाद आपका जो है वो कौन सा आ जाएगा? तो ये ओबरा आ जाएगा। ओबरा कहाँ पे है? तो ओबरा हमारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। तो 2 के बाद 3 आ जाएगा, और 2 के बाद 3 जो है वो केवल C विकल्प में है। तो इसीलिए हमारा जो है वो C विकल्प सही हो जाएगा। ओबरा और परीक्षा जो है, ओबरा और परीक्षा जो है ये दोनों जो आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, दोनों जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कोटा आपका राजस्थान में हो जाएगा। तो इसका जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प C हो जाएगा। कौन सा? विकल्प C, 2, 3, 4, 1। देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में आपसे सवाल पूछा गया था। देखिए, नामरूप असम में स्थित है, ओबरा उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में, परीक्षा जो है झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे, और कोटा जो है वो राजस्थान जिले में स्थित है। हमारा अगला सवाल है कि किस शहर में जो है प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो चालू किया गया है? तो ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल आपका पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा
वो कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। देखिए, शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो कहाँ पे चालू किया गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा असम हो जाएगा। ठीक है, असम हो जाएगा, लेकिन असम जो है वो आपको कहीं नहीं दिया गया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। सही जवाब जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, आईएल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99% जो है वो 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की जो है शुरुआत की गई है। यह संयंत्र 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा, ये असम के जोरहाट में ऐसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से आपसे पूछ सकता है। हमारा अगला सवाल है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म कौन सा है। तो सूरमा घाटी आपका कहाँ पे है, सूरमा घाटी आपका जो है सूरमा घाटी हो गया, डिगबोई हो गया, नाहर कटिया हो गया, हुगरीजन हो गया और मोरान हो गया, ये सभी कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो ये असम में देखने को मिलते हैं। तो हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपका लुनेज जो है, लुनेज अंकलेश्वर और ढोकला, महसाना, कलोल, ये सारे के सारे हमें गुजरात में देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो है ये भी सही हो जाएगा। और अगला आपका कह रहा है कृष्णा गोदावरी बेसिन या केजी बेसिन, तो यहाँ पे भी जो है वो पेट्रोलियम जो है मिलता है, इसीलिए हमारा तीनों जो है वो सही हैं। तो इसीलिए हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो तीनों हैं वो सही दिए गए हैं, तो हमारा विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी स्कूल टीचर जो 2023 में जो है ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है और जो कि प्राकृतिक गैस का भारत में सबसे बड़ा भंडार है। केजी बेसिन में ही रावा अप तटीय क्षेत्रों में जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन जो है होता है। और मंगला भी है, जो मंगला कहाँ पे है, राजस्थान में है, यहाँ भी तेल का उत्पादन होता है पेट्रोलियम का। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में जो है रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी लोग जानते होंगे कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का केंद्र बिहार में जो है वो भागलपुर है। तो आपका देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया, टीआरई 3 में पूछा गया और वो भी टीजीटी पीजीटी लेवल में। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको भूलिएगा मत। बिहार के भागलपुर जिले में जो है वो रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह जिला रेशम उद्योग से भी जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर को भारत के रेशम के शहर के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा रेशम, टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी, ये दो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, बेगूसराय में स्थित है, याद रखिएगा, बेगूसराय में स्थित है। बी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक कस्बा है। यहाँ गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ये। और बरौनी तेल शोधक संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अधीन जो है और कार्यरत है। यह संयंत्र रूस और रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया था। कब, 1964 में। ठीक है, 1964 में ये 1964 से जो है कार्यरत है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से दो स्थान जो है पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जो है वो रिलेटेड हैं या जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में आपका पोरबंदर है। ठीक है, पश्चिम में आपका पोरबंदर गुजरात में देखने को मिलता है और पूर्व में आपका जो है वो असम में जो है वो सिलचर देखने को मिलता है। ठीक है, सिलचर देखने को मिलता है, ये पूर्वी और पश्चिमी गलियारा है। तो आपको सी विकल्प में सिलचर और पोरबंदर देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है 8/12/2023 को जो है वो पूछा गया था। देखिए, सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान पूर्व और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, जबकि उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर या श्रीनगर से जो है वो कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में, और कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में है। ये दोनों को जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपकी बार हो सकता है आपसे उत्तर दक्षिण गलियारा पूछ ले, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी या जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु। राज्य नहीं, अगर नगर नहीं देगा तो राज्य दे देगा, तो याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है वो व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमारा सबसे उत्तर में आपका विशाखापट्टनम आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हमारा जो है वो काकीनाडा आ जाएगा और काकीनाडा के बाद जो है मैं लिखते चलता हूँ 4 और 1। इसके बाद हमारा जो है वो मछलीपट्टनम आ जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। फिर हमारा नागपट्टिनम आ जाएगा, ये हमारा
3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 जो है ये सही क्रम है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, तो हमारा बी विकल्प में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, शायद आप देख पाएंगे। देखिए विशाखापट्टनम, उसके बाद जो है वो काकीनाडा, ठीक है, उसके बाद हमारा मछलीपट्टनम, हमारा उसके बाद कृष्णापट्टनम, उसके बाद कट्टुपल्ली, इसके बाद एन्नौर और फिर चेन्नई। तो ये हमारा जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ का क्रम है। आप लोग याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ का क्रम है बंदरगाहों का। ठीक है, देखिए विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है और काकीनाडा भी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। मछलीपट्टनम भी आपका आंध्र प्रदेश में है। जो नागपट्टिनम है आपका, ये आपका तमिलनाडु में देखने को मिलता है। हमारा अगला सवाल है कि जो ब्रॉड गेज जो रेलवे लाइन की साइज होती है, आपसे कह रहा है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का आकार जो है वो कितना होता है। बीपीएससी टीआरई 3 में आपसे ये सवाल जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है क्योंकि आपका ये एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इसीलिए जो है याद रखिएगा। इसकी जो आकार होता है रेलवे लाइन का ब्रॉड गेज का, ये होता है 1676 mm। ठीक है, 1676 mm होता है। ठीक है, याद रखिएगा ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए ब्रॉड गेज रेल में रेलों के बीच की लंबाई, पटरियों के बीच की जो लंबाई होती है वो 1.676 मीटर या 1676 मीटर या 5 फीट 6 इंच होती है। ब्रॉड गेज जो है भारत, पाकिस्तान, पश्चिमी बांग्लादेश, श्रीलंका, अर्जेंटीना, चिली और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में BART बे एरिया रैपिड ट्रांजिट में इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रैक गेज है। याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित सील कृषि है। तो उड़ीसा में क्या कहा जाता है स्थानांतरित सील कृषि को, तो पोडू या पेंडा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है वो पोड्डू कहा जाता है। याद रखिएगा, पोड्डू कहा जाता है, पेंडा नहीं कहा जाता है। तो इसका जो ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में 14/12/2023 को जो है ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। देखिए ओडिशा और आंध्र प्रदेश में झूम खेती या स्थानांतरणशील कृषि को जो है पोड्डू के नाम से जानते हैं। और स्थानांतरणशील कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों को तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक भूमि में मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर जो है वो खेती की जाती है। तो इसका जो सही जवाब माना था बीपीएससी ने वो पोड्डू ही माना था, तो इसलिए याद रखिएगा जो पोड्डू है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है कि फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है। फलों एवं सब्जियों की खेती जो है वो क्या कहलाती है, तो आप सभी को पता होगा कि फलों एवं सब्जियों की खेती को हम बागवानी कहते हैं और हॉर्टिकल्चर इसको कहते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर या बागवानी इसको कहते हैं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। आपका ये सवाल जो है वो बीपीएससी टीआरई 2 में आपसे पूछा गया है। कहाँ, बीपीएससी टीआरई 2 में 15/12/2023 को ये सवाल पूछा गया था। देखिए फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर कहलाती है और रेशम कीट का पालन या सिल्क वॉर्म जो रेयरिंग होती है वो आपकी सेरीकल्चर कहलाती है। और मधुमक्खी पालन आपका एपीकल्चर कहलाता है और मछली पालन आपका जो है वो पीसी कल्चर कहलाता है। और फलों की खेती जो है वो पोमी कल्चर कहलाती है। फलों की खेती, ठीक है, फलों की खेती जो है वो पोमी कल्चर कहलाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कल्चर दिए गए हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल जो है वो बन सकता है। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, उत्तरी भारत में जो है वो शीतकाल में जो उपजाई जाने वाली जो है वो चावल के फसलों के क्या नाम है, तो इसका नाम है अमन, साली और अगहनी। अमन, साली और अगहनी जो है वो बी विकल्प जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है वो सही जवाब हो जाएगा। देखिए उत्तरी भारत में जो है वो मई जुलाई से दिसंबर तक जो है ये चावल उगाई जाती है। मई से जुलाई और सितंबर से दिसंबर तक फसल उगाई जाती है। शीतकाल में उपजाई जाने वाली फसल जो है चावल की, उसका स्थानीय नाम क्या है, तो अमन, साली तथा अगहनी है। चावल की प्रजाति औस को गर्मियों में तथा पूर्व मानसून के साथ जो है वो वर्षा में उगाया जाता है। ठीक है, औस को जो है वो गर्मियों में उगाया जाता है। आपसे बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था, आप देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकल नेम ऑफ द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थानांतरित कृषि का जो है वो स्थानीय नाम है। ठीक है, तो स्थानीय नाम तो एक प्रकार से इनमें से जो है वो सभी हैं। ठीक है, बेवर, दहिया, पोड्डू, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि ये जो है इसको उड़ीसा में कहते हैं। तो ये भारत में स्थानीय नाम है किसके, तो स्थानांतरित शील कृषि के या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। तो इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए
देखिए हम एक बार जो है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि भी कहते हैं। और भारत में खेती के इस आदिम रूप को जो है मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, तो बेवर या दहिया जो कहते हैं मध्य प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में जो है पोडू या पेंडा, ठीक है। उड़ीसा में जो है पामाडाबी या कोमान या बरिंगा, ठीक है। इसके बाद पश्चिमी घाट में जो है वो कुमारी, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टे, और हिमालयी क्षेत्र में इसको खिलिया, और झारखंड में जो है इसको कुरवा कहते हैं, ठीक है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो है वो झूमिंग कहते हैं या झूम किसी कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो मल्चिंग का मतलब होता है कि जो फसलों के बीच जो खाली ज़मीन होती है उसको क्या करते हैं कि हम उसको जो है खाली किसी पुआल या पत्ती से या जैविक पदार्थ से जो है वो ढक देते हैं ताकि मिट्टी की नमी जो है वो बरकरार रहे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे मल्चिंग कहते हैं। तो इसका जो पहला ही जवाब है हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ए विकल्प ही हमारा जो है वो सही हो जाएगा। और मल्च बनाना जो है पौधों के बीच जो है अनावरत भूमि जैव पदार्थ से जो है और प्रवाल से जो है ढक दी जाती है, जिससे क्या है मिट्टी की जो है आर्द्रता वो बनी रहती है और सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जो है जायद के मौसम में की जाती है। तो जायद के मौसम में किसकी खेती की जाती है ये आप सभी को जो है वो बताना है। तो जायद के मौसम में दोस्तों खीरा और खरबूजा और तरबूजा इन सभी की खेती जो है वो की जाती है। इसीलिए हमारा जो है वो डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2 बार ये बीपीएससी की टीआरई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखिएगा। देखिए रबी और खरीफ के सीज़न के बीच गर्मी के महीनों के दौरान एक छोटा सीजन होता है जिसे हम जायद सीजन के रूप में कहते हैं। और जायद की फसलें मार्च में बोई जाती हैं और मई जून तक काट ली जाती हैं। भारत में जायद के मौसम में उगाई जाने वाले प्रमुख फसलें खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तरोई या भिंडी आदि हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि मिट्टी का मल्चिंग किससे संबंधित है। तो मिट्टी का मल्चिंग जो संबंधित है वो किससे है, आपसे बीपीएससी टीआरई 3 में ये सवाल पूछा गया था। और इसके पहले एक क्वेश्चन मैंने कराया वो आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। तो खरपतवार की वृद्धि को कम करना, या मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार करना, और मिट्टी की नमी को जो है वो संरक्षित करना, तो ये हमारा तीनों जो है वो सही हो जाएगा। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए मल्च बनाना, पौधों के बीच जो है वो जो खाली ज़मीनें होती हैं उसको जो है वो ढक दी जाती है ताकि इसकी नमी बनी रहे और मिट्टी का जो है स्वास्थ्य और उर्वरता जो है उसकी वृद्धि हो जाए। तो ये सारे जो हैं वो हमारे जो है मल्चिंग से संबंधित है। और जब किसी खाली भूमि को ढक दिया जाता है वहाँ पे क्या है खरपतवार की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इसीलिए जो है हमारा जो है एक से अधिक विकल्प उसमें सही है। तो हमारा डी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जो है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है नदियों में उगाई नहीं जा सकती है। तो नदियों में कौन सी फसल जो है वो उगाई नहीं जा सकती है, मुख्यतः आपसे ये पूछ रहा है। तो सिंगाड़ा, कमल, मखाना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सिंगाड़ा। और कमल और मखाना जो है ये आमतौर पर जो है जलीय पौधे हैं, लेकिन जो है ये धीमी गति से बहते हुए जल में जो है उगाए जा सकते हैं और नदियों में ये नहीं उगाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें से जो है वो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए सिंगाड़ा, कमल और मखाना जलीय पौधे हैं जो आमतौर पर धीमी गति से बहने वाले स्थिर जल निकाय जैसे तालाबों या झीलों में उगाए जाते हैं। तो ये नदियों में उगाए नहीं जा सकते हैं क्योंकि नदियों की प्रवाह जो होता है वो तेज होता है, तो ये सारे पौधे बह जाएंगे। हमारा अगला सवाल है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र जो है वो कहाँ पे है। तो मानव उत्पत्ति का केंद्र जो है जीवाश्मों के आधार पर जो है वो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी को माना जाता है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। जीवाश्मों के आधार पर जो है मानव का उत्पत्ति केंद्र जो है अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में मानव प्रजाति की उत्पत्ति मध्य प्लास्टीसीन युग के अंत में अनुमानित की गई है, जो कि हर्टो प्रथम एवं द्वितीय एवं लेवेंटाइन जैसे जीवाश्मों के आधार पर अध्ययन पर जो है वो आधारित है, जिनको अफ्रीका महाद्वीप में स्कहुल और कफजेह नामक स्थानों से जो है वो प्राप्त किया गया है। हमारा अगला सवाल है, दो समुदाय के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है। तो बीपीएससी टीआरई 2 में यह सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनकल्चरेशन या एकल्चरेशन या कल्चरल रेल्स, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो समुदाय के बीच जो है सांस्कृतिक संपर्क को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम एकल्चरेशन कहते हैं। बी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, बी विकल्प हमारा
सही हो जाएगा। देखिए, दो समुदाय के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को एकल्चरेशन कहा जाता है। इससे उस सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बदलाव के रूप में संदर्भित किया गया है जिसमें एक समाज या संगठन से संबंधित कोई व्यक्ति या समुदाय किसी अलग समुदाय या संगठन के तौर तरीके व मान्यताएं समझकर उसका भाग बनता है। ऐसा प्रवास के रूप में अधिकतर होता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बसता है और वहाँ के दूसरे लोगों को या समुदाय के बीच पारस्परिक मेलजोल को बढ़ाता है। हमारा अगला सवाल है कि कोयला नगरी किसे कहा जाता है। कोयला नगरी किसे कहते हैं? तो कोयला नगरी जो कहा जाता है वो मुख्यतः धनबाद को कहा जाता है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में 7/12/2023 को ये सवाल पूछा गया है। तो कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं। झारखंड के धनबाद शहर को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। धनबाद में प्रसिद्ध स्थान झरिया में बड़ी संख्या में जो है कोयला खदानें मौजूद हैं, इसीलिए भारत की कोयला राजधानी या भारत का ब्लैक डायमंड कैपिटल के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हमारा झारखंड के धनबाद शहर को जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि भारत की किस उत्तर पूर्वी राज्य में आदिवासी जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है। तो आदिवासी जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है आपको मिज़ोरम में देखने को मिलता है। कहाँ पे? मिज़ोरम में, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 में 20/7/2024 को आपसे प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम में ये सवाल जो है वो पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक संकेंद्रण है और मिजोरम में मुख्य रूप से विभिन्न नागा जनजातियां रहती हैं जो राज्य की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं त्योहारों के लिए जो है वो जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। तो मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो मुंबई है वो भी जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है और कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जबकि सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। तो इसीलिए हमारा विषम जो है वो सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, तो विषम जो है सहारनपुर हो जाएगा। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में टीआरई 3 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, मुंबई जो है वो भारत के महाराष्ट्र की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की है, लेकिन सहारनपुर जो है वो शहर है किसका? उत्तर प्रदेश का। हमारा अगला सवाल है कि मोटा अनाज को जो है वो चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल क्यों कहा जाता है? आपको बताना है मुख्यतः। इसे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं क्योंकि ये सूखी सहिष्णु फसल है, या कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, या जो है पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, ये सूखी और सहिष्णु फसल है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में दोस्तों हमारे इतने ही सवाल थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा और आपके कितने सवाल जो है 30 में से सही हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।